स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द इंडिया और कतर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, कतर के अंदर इंडियन नेवी के जो फॉर्मर 8 ऑफिसर्स हैं जिनको कि वहाँ पे अरेस्ट किया गया था स्पाई के जो चार्जेज हैं उनके बेसिस पे, इस तरीके से जो एलिगेशंस है वो लगाए गए थे कि इन पर्सनस के द्वारा कतर का जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया गया है इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ में। और आप देखिए कि कतर और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो एक अच्छे फेज के अंदर में नहीं होने की वजह से कतर का जो लोअर कोर्ट है उनके द्वारा इस इंडियन नेवी के जो फॉर्मर 8 ऑफिसर्स हैं उनको वहां पे कन्विक्ट किया गया था। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में इंडियन नेवी के जो फॉर्मर 8 ऑफिसर्स हैं उनमें से जो 7 ऑफिसर्स हैं वो इंडिया के लिए रिटर्न किए हैं। आप देखिए कि ये पॉसिबल हो सका है, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है उसी के थ्रू में ये पॉसिबल हो सका है कि जिसकी वजह से 7 पर्सन से उनको यहाँ पे रिटर्न किया गया है और एक पर्सन जो प्रेजेंट समय में नहीं रिटर्न किया गया है उसको भी आने वाले समय में इंडिया के लिए वापस से सेंड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ के अंदर में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आप देखिए कि इस डेवलपमेंट को देखते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो यूनाइटेड अरब अमीरात की विजिट के लिए जाने वाले हैं। वहाँ पे एक स्वामीनारायण सेक्ट का जो टेम्पल है उसको इनोग्रेशन के पर्सपेक्टिव से और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है उसके अंदर भी उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर में। तो यूनाइटेड अरब अमीरात का जो विजिट है उससे रिटर्न करते हुए इंडिया के जो पीएम हैं कतर के लिए विजिट करेंगे और कतर के अंदर में आप देखिए कि जिस इंगेजमेंट की वजह से इंडियन नेवी के फॉर्मर 8 ऑफिसर्स को रिटर्न किया गया है उसी की वजह से इंडियन पीएम है वो कतर के लिए अपना रिटर्न विजिट के दौरान में वहाँ पे जाएंगे। तो आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि आपको एक तो कतर का जो लोकेशन है उसके बारे में जरूर से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंडिया और कतर के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर कौन कौन से एरियाज हैं जिसके अंदर में कोऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर में एक दूसरे का यहाँ पे इंगेजमेंट पॉसिबल है इंडिया और कतर का। और थर्ड, आपको आप देखिए कि इन पर्सनस को वहाँ पे कन्विक्ट किया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा, इनको डेथ सेंटेंस है वो भी दिया गया था। तो इंडिया ने किस तरीके से इस डेथ सेंटेंस को एक पार्डन पावर है उसके रूप में कन्वर्ट किया गया, तो आपको इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जो पार्डन पावर है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर में जो कम्प्लीटली एक पर्सन है जिसको कन्विक्ट कर दिया गया है इवन द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या उस पर्सन को भी जो पार्डन पावर है वो दिया जा सकता है। तो उसके बारे में आपको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से कुछ इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होनी चाहिए। आप देखिए कि इन सभी टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। अगर हम पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जो पार्डन पावर है उसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि अर्लियर फेज के अंदर में कतर के अंदर इन नेवल के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं उनको कि वहाँ पे कन्विक्ट कर दिया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा, इवन डेथ सेंटेंस है वो भी इनको दे दिया गया था। आप देखिए कि डेथ सेंटेंस के ही रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा बेसिकली अपील किया गया हायर कोर्ट के अंदर में, जो लोअर कोर्ट से वहाँ पे जो सुपीरियर कोर्ट है उसके रिगार्डिंग में। और वहाँ पे कतर के जो आमिर हैं उनके द्वारा भी जो पार्डन प्रोसेस है वो ग्रांट किया जाता है जो रमजान का जो मंथ है उसके दौरान में। स्टूडेंट्स, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आर्टिकल 72 के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि जो पार्डन पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अडॉप्ट किया गया है ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू में वहां से विड्रॉल किया है, वहां से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। आर्टिकल 72 के अंदर में प्रेसिडेंट को जो पावर है वो दिया गया है कि उनके द्वारा जो पार्डन प्रोसेस है उसको यहाँ पे ग्रांट किया जा सकता है कि किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है तो कंप्लीटली जो रिमूवल है वो कर दिया जाएगा, चाहे वो डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग में उनको कम्यूट यहाँ पे कन्विक्ट किया गया हो या किसी लॉन्ग टर्म जेल के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी पार्डन प्रोसेस के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनको बताया गया है, जिसमें कम्यूटेशन है, रेमिशन का कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कि हमने बिल्किस बानो का जो केस है अभी रिसेंटली उसको रीड किया था, उसके अंदर हम आपको रेमिशन का जो प्रोसेस है या अर्ली जो रिलीज किया गया उन कन्विक्टेड पर्सनस को उसके बारे में भी हमने वहाँ पे रीड किया था, इसी पार्डन प्रोसेस का जो पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर में जो स्टेट्स हैं वहाँ पे गवर्नर को भी जो पार्डन पावर है वो दिया गया है जिसको कि आर्टिकल 161 के अंडर में मेंशन किया गया है। तो आपके लिए एक होमवर्क है यहाँ पे, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि जो प्रेसिडेंट का जो पार्डन पावर है और गवर्नर का जो पार्डन पावर है उनके बीच क्या डिफरेंस है, क्या प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्नर के द्वारा दोनों के ही द्वारा डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग में जो पार्डन प्रोसेस है उसको ग्रांट किया जा सकता है या नहीं ग्रांट किया जा सकता है।
इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। स्टूडेंट्स, आप इन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से इंगेज किया कीजिए, जिससे कि आपको कोई टॉपिक हो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह सके। और आप देखिए कि अगर आपने सिलेबस को 1 या 2 बार पढ़ रखा है, आपने 1 या 2 बार अटेम्प्ट्स को दे रखा है, तो जब भी आप ये न्यूज़पेपर का डिस्कशन है उसको कीजिए, तो उस समय में A4 सीट है या रफ पेपर लेकर आप बैठिया कीजिए, जिससे कि आप उसके अंदर में कुछ ना कुछ रफली वे में ही डिस्कशन के दौरान में लिख सको, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे या वो जो थिंग्स है जिसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो याद हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कतर का जो लोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि जो आपको यहाँ पे जो अरेबियन पेनिनसुला है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली जो ओमान नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि यहाँ पे यमन सिचुएटेड है, जिसको हमने काफ़ी बार रीड किया है। यहाँ पे आपको बेसिकली यूनाइटेड अरब अमीरात है वो देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो बेसिकली है कतर जो है वो सिचुएटेड है। कतर एक पेनिनसुलर रीजन है और जो सऊदी अरेबिया है उसी के साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर करता है। बाकी एरिया इसका जो पर्शियन गल्फ है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईरान सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको बहरीन नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो कतर जो कंट्री है एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लिक्विड नेचुरल गैस है, लिक्विड नेचुरल गैस का जो 48% है इंडिया के द्वारा वहीं से ही इंपोर्ट किया जाता है। कतर के द्वारा इंडिया को बेसिकली सेंड किया जाता है एक बायलेटरल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। इंडिया और कतर का जो बायलेटरल ट्रेड है उसके अंदर लिटिल बिट जो डिक्लाइन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि फर्टिलाइजर के सेक्टर के पर्सपेक्टिव से, एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, जिसमें लिक्विड नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन है वो कतर से ही इंडिया के द्वारा वहां से इंपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कतर के ही बारे में, तो आप देखिए कि इंडिया और कतर का जो नेवी है उनके द्वारा जेर अल बहार नाम का एक नेवल एक्सरसाइज है। जेर अल बहार नाम का एक नेवल एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया जाता है, जिसको कि हम रोर ऑफ द सी के रूप से भी जानते हैं। तो ये नेवल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी एंड कतर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कतर का जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में, तो आप देखिए कि कतर बेसिकली यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसका भी मेंबर आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि इस अरेबियन पेनिनसुला की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि 1982 के समय में क्रिएट किया गया था। स्टूडेंट्स, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और आप देखिए कि जो 6 कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट है, जिसके अंदर बहरीन भी है, कतर भी है। कौन कौन से 4 और कंट्रीज हैं, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसके बारे में अगर हम रीड करें, कौन कौन से 4 कंट्रीज है वो आपको बताना है। और हेडक्वार्टर इसका आपको रियाद के अंदर में देखने के लिए मिलता है, जो कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। स्टूडेंट, सऊदी अरेबिया के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि इंडिया उसका मेंबर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो भी सऊदी अरेबिया के अंदर ही सिचुएटेड है। सऊदी अरेबिया का जो वेस्टर्न पार्ट है जो रेड सी के साथ में अपना एरिया शेयर करता है, आप देखिए कि वहाँ पे जेद्दाह नाम का जो एक सिटी है जहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कतर के पर्सपेक्टिव से है। कतर का जो इंटरनेशनल रिलेशन एंड ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इंपोर्टेंस के बारे में हमने रीड किया। आप देखिए कि 8 लाख के आसपास इंडियंस हैं, उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है कतर के अंदर में। डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं उनके अंदर में, उनका एंगेजमेंट है कतर के अंदर में। और रेमिटेंस के थ्रू में जो मनी है वो इंडिया के लिए वो सेंड करते हैं। तो इस स्टूडेंट्स, रेमिटेंस के पर्सपेक्टिव से भी कतर का एक इम्पोर्टेंस है। ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर में जो लिक्विड नेचुरल गैस है उसका अराउंड 50% है वो कतर से ही इंडिया के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। नेवल एक्सरसाइज है, नेवल इंगेजमेंट है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ये पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भी आपको सऊदी अरेबिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो भी सऊदी अरेबिया के अंदर ही है। आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 4 कंट्रीज हैं, हमने यहाँ पे कतर और बहरीन के बारे में डिस्कस किया। जो 4 अदर कंट्रीज हैं जिसके अंदर एक सऊदी अरेबिया है, और कौन कौन से कंट्रीज हैं 3, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनके एड्रेस के बारे में है। आप देखिए कि हर एक जगह आपको हमने पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया था कि प्रेसिडेंट के द्वारा जनरल इलेक्शंस के कंडक्ट होने के बाद में और हर एक फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट मीटिंग है उसको एड्रेस किया जाता है हाउस को।
तो आप देखिए कि स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे आपको गवर्नर के द्वारा वो एड्रेस है वो देखने के लिए मिलता है। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा तमिलनाडु का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको एड्रेस किया गया। आप देखिए कि उनके एड्रेस के दौरान में उन्होंने अपना एक जो कंप्लीट एड्रेस है उनके द्वारा डिलीवर नहीं किया गया, उनके द्वारा ओनली एक श्लोक है उसको बोला गया था, जो कि थ्री कुरल नाम का जो बुक है उससे ये रिलेटेड है। अब आपको थ्री कुरल के बारे में पता होना चाहिए कि थ्री कुरल बेसिकली है क्या। स्टूडेंट, थिरुवल्लुवर नाम के जो बेसिकली एक सेंट हुआ करते थे, थिरुवल्लुवर नाम के जो सेंट है उनके द्वारा ये जो बुक है वो लिखा गया है, जिसको कि हम थ्री कुरल के रूप से जानते हैं। संगम के समय के जो जानकारी है इस बुक के द्वारा दिया जाता है, और ये तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से या गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बुक है। आप देखिए कि थ्री कुरल के द्वारा इन किताबों को लिखा गया है। सेकेंड सेंचुरी बीसी का जो समय है, सेकेंड सेंचुरी जो बीसी का जो समय है, बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है, उससे लेकर फिफ्थ सेंचुरी सीई का जो एरा है उस समय का जो जानकारी है इस थिरुवल्लुवर का जो किताब है, जिसको कि हम थ्री कुरल के रूप से जानते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। तमिलनाडु का जो कल्चर है या तमिल जो कल्चर एंड लाइफ है उसका इन्फ्लुएंस आपको इस बुक के अंदर में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 1330 के आसपास जो कपलेट्स हैं जिनको कि कुरल के रूप से जाना जाता है, उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है इस बुक के अंदर में, जिसके अंदर बेसिकली एथिक्स है, गवर्नेंस है, लव है, स्पिरिचुअलिटी है, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ्स है, उनके बारे में बताया गया है। स्टूडेंट, जो थ्री कुरल का जो किताब, थिरुवल्लुवर का जो किताब है थ्री कुरल, उसके अंदर में थ्री सेक्शंस के अंदर में उस बुक को डिवाइड किया गया है, जिसको कि हम आराम के रूप से विर्च्यू के बारे में जानकारी है, पोरुल के अंदर में वेल्थ के बारे में जानकारी है, और इनबाम के अंदर में आप देखिए कि लव के पर्सपेक्टिव से जो इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, थिरुकुरल जो थिरुवल्लुवर का जो किताब है थ्री कुरल, इसके बारे में आप अभी हमने रिसेंटली इंडियन आर्मी का भी बेसिकली अभी एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमने रीड किया था कि इंडियन आर्मी के द्वारा वहाँ पे कुछ हमारी जो एथिकल जो बुक्स हैं उनको ऐड किया गया है, जिसके थ्रू कि यहाँ पे एंशंट समय का जो वॉरफेयर टेक्निक्स हैं, एंशंट समय का जो एथिकल पर्सपेक्टस है उसको ऐड किया जा सके इंडियन आर्मी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तमिलनाडु के ही रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि वहाँ पे एक मिनिस्टर हुआ करते थे जिनको कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अरेस्ट किया गया था। अभी उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है उसको सबमिट किया गया है। तो आपको यहाँ पे एक जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी एक मिनिस्टर के द्वारा अगर रिजाइन किया जाता है, किसी भी एक मिनिस्टर के द्वारा अगर रिजाइन किया जाता है तो अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको सबमिट किया जाता है, मिनिस्टर के द्वारा। उसके बारे में आप जरूर से बताना। क्या यहाँ पे मिनिस्टर के द्वारा गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया जाता है, या स्पीकर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन दिया जाएगा? उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, एडिटोरियल है। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में 1947 के समय से ही अनस्टेबिलिटी का एक दौर है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं किया गया है, वहाँ पे 5 ईयर का जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं किया गया। इस वजह से आपको इनस्टेबिलिटी है, जो पॉलिसी के अंदर में जो स्टेबिलिटी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। अभी बेसिकली वहाँ पे जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट हुए, और आप देखिए कि इलेक्शंस के अंदर में जो इंटरफेरेंस है, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि इलेक्शंस के अंदर में किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो कंप्लीट मेजोरिटी है वो ना मिलने की वजह से उसको बताया गया है कि थ्री जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक अलायंस है वो वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो ये बेसिकली शो करता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीटली यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है। तो आप देखिए कि अलायंस का जो गवर्नमेंट है वो इनस्टेबिलिटी को यहाँ पे क्रिएट करेगा, जो कयोस है वो यहाँ पे और भी ज़्यादा क्रिएट होगा पाकिस्तान के अंदर में। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में जो राम टेम्पल है उसको इनोग्रेट किया गया अयोध्या के अंदर में। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी हैं, हमारे जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उनका जो लाइफ है उसके अंदर में राम का किस तरीके से इन्फ्लुएंस है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए बेसिकली यहाँ पे एक होमवर्क भी है। होमवर्क आपके लिए क्या है, 2016 के समय में जो यूपीएससी का मेंस का जो पेपर है उसके अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है एम के गांधी के ही पर्सपेक्टिव से है कि महात्मा गांधी के जो 7 सिन है, कि गांधी जी के द्वारा कुछ 7 सिन है जिनके बारे में मेंशन किया गया है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। अगर आपको नहीं पता है तो स्टूडेंट्स इसको जरूर से रीड करना। आप देखिए कि एथिक्स के अंदर में इसी तरीके से कुछ फिलोसफिकल पार्ट है जो आपको देखने के लिए मिलेगा किसी भी एक पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग में, क्योंकि आप एथिक्स का अगर सिलेबस को रीड करोगे तो वहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में भी मेंशन किया गया है, कि उनका जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उनका जो फिलोसफिकल पार्ट है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
गांधी का जो लाइफ है उसके अंदर अगर हम राम का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि महात्मा गांधी का जब असैसिनेशन कर दिया गया था 30 जनवरी के समय में, तो आप देखिए उनके द्वारा जो लास्ट वर्ड है जो बेसिकली बोले गए थे उसको कि हम हे राम के रूप से जानते हैं। हे राम नाम का जो वर्ड है उनके द्वारा लास्ट टाइम वहां पे कहा गया। गांधी के द्वारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में बेसिकली आप देखिए कि जो हरिजन जो उनका एक बेसिकली जो न्यूज़पेपर हुआ करता था उनके अंदर भी काफ़ी बार जो राम राज्य है उसके बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि गांधी के द्वारा एक राम का जो एक भजन है उसको भी गाया जाता था जो इंडिया के अंदर में बेसिकली यूनिटी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि काफ़ी सारा रिलीजियस डाइवर्सिटी है। उस भजन को हम रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम डेट ईश्वर अल्लाह तेरे नाम डेट वर्ड वाज मेंशन बाय द महात्मा गांधी बिकॉज रिलीजियस यूनिटी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि टू मच डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे। और आप देखिए कि उस इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो टॉपिक्स है वो आपको अलग अलग फेज के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा या कॉलोनियल पावर्स के द्वारा यूज भी किया जाता था जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको कभी कभी जो यहाँ पे डिफरेंट जो डिवाइड है उसको क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव से। तो गांधी का जो राम का जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बताया गया है। एक तो हे राम जो वर्ड है वो उनके लास्ट वर्ड है जो उनके द्वारा अनाउंस किए गए। आप देखिए कि हरिजन जो उनका एक न्यूज़पेपर हुआ करता था उनके द्वारा भी उसके अंदर में काफ़ी बार मेंशन किया गया है यहाँ पे राम राज्य के बारे में। राम राज्य बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? राम राज्य आप देखिए कि डिवाइन रूल के बारे में बात किया गया है। राम राज्य के अंदर में एक डिवाइन रूल है। डिवाइन रूल का डेट इज मीनिंग यहाँ पे कंप्लीटली जो पुअर पर्सन्स हैं इस डिवाइन रूल के अंदर में जो पुअर पर्सन्स हैं उनकी सभी प्रॉब्लम्स है उसका ग्रीवेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सभी को जो इक्वलिटी है जस्टिस का जो एक्सेसिबिलिटी है वो देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गांधी का जो राम का इन्फ्लुएंस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप इन एग्जाम्पल्स को कहीं एथिक्स के अंदर में ऐसे के अंदर में आप मेंशन कर सकते हो। एथिक्स एंड ऐसे के अंदर में आपको जो हरिजन नाम का जो न्यूज़पेपर है, हरिजन नाम का जो न्यूज़पेपर है जो गांधी जी के द्वारा चलाया जाता था इसके बारे में आप जरूर से रीड करना। अगर आपको ये कब गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया का जो यहाँ पे जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के रिगार्डिंग में जो रोल है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि इंडिया के द्वारा कैसे कैसे एक अलायंस है उसको क्रिएट किया गया जिसके द्वारा जेंडर इक्वलिटी है उसको प्रमोट किया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडिया का जो डेवलपमेंट का जो जर्नी है, इंडिया का जो डेवलपमेंट का जो जर्नी है उसके अंदर में आपको टू पिलर्स हैं जो देखने के लिए मिलते हैं। एक आपको यहाँ पे इक्विटी का जो पिलर है, इक्विटी जो प्रोवाइड की गई है इंडियन डेवलपमेंट के अंदर में, और सेकंड आप देखिए कि इंक्लूजन का जो पिलर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी जो है जो आपको बेसिकली टू पिलर्स है इंडिया के डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर में। G20 का जो मीटिंग इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ, G20 का जो मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ जिसके अंदर में न्यू दिल्ली जो लीडर्स का जो डिक्लेरेशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया है। न्यू दिल्ली लीडर्स का जो डिक्लेरेशन है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया। उसके अंदर में इंडिया के द्वारा बेसिकली एडवोकेट किया गया है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। जो डिजिटल डिवाइड है उसका एक ब्रिज क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है G20 के उस न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन के अंदर में। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन के अंदर में क्या डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ब्रिज द डेट डिजिटल डिवाइड प्रेजेंट इन द सोसाइटी, क्लाइमेट एक्शंस को यहाँ पे प्रमोट किया गया, वुमेन लेड डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया गया है इंडिया के द्वारा। रिसेंटली स्टूडेंट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक मीटिंग है जिसको ऑर्गेनाइज हुआ। मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डावोस के अंदर में। आपको यहाँ पे एक जानकारी होनी चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो डिफरेंट प्लेस पे है। डावोस के अंदर में वो एक अलग एरिया है जहाँ पे मीटिंग है जो ऑर्गेनाइज होता है उस एक ही कंट्री का पार्ट है। डावोस आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। इनका जो हेडक्वार्टर है वो एक अलग पार्ट के अंदर में है। आपको ये जरूर से पता होनी चाहिए, होमवर्क है आपके लिए। काफ़ी बार हमने इसको डिस्कस किया है इसी टॉपिक को। जनवरी के समय में इसका एक मीटिंग होता है जिसको कि डावोस एजेंडा के रूप से भी जानते हैं। आप देखिए कि हर एक कंट्री के द्वारा अपने जो डेवलपमेंट्स हैं जो उनके पॉलिसीज हैं उसके बारे में बताया जाता है वहाँ पे। तो डावोस एजेंडा के दौरान में इंडिया के द्वारा एक अलायंस है जिसको लॉन्च किया गया है जिसको हम अलायंस फॉर ग्लोबल गुड के रूप से जानते हैं। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि अलायंस फॉर ग्लोबल गुड के अंदर में यहाँ पे जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वलिटी है उसको प्रमोट करने के बारे में बात की गई है। तो इंडिया
के द्वारा किस तरीके से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वलिटी के रिगार्डिंग में, जो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में अभी रिसेंटली जो बजट का जो अनाउंसमेंट किया गया, उस बजट के अंदर में आपको 23 बिलियन जो डॉलर्स हैं उसका अलॉटमेंट देखने के लिए मिलता है जेंडर बजट के पर्सपेक्टिव से। आपको यहाँ पे जो जेंडर बजट जो टर्म है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जेंडर जो बजट जो टर्म है इसको कब यूज किया गया था इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ही है, आप उसको सर्च करना, जेंडर बजट के रिगार्डिंग में आपको मिलेगा कि 2004 के समय फर्स्ट टाइम कैसे जेंडर बजट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन बजटरी जो सिस्टम है उसके अंदर में। तो 27 जो बिलियन के आसपास जो डॉलर्स हैं वो अलोकेट किए गए हैं बजट के दौरान में वुमेन्स के स्पेसिफिक जो स्कीम्स है उसके अंदर में। रिसेंटली जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है जिसको पास किया गया, जिसको कि नारी वंदना एक्ट के रूप से भी हम जानते हैं, आप देखिए कि उस वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के अंदर में जो 1/3 जो रिजर्वेशन सीट्स हैं वो प्रोवाइड की गई है महिलाओं को लोकसभा इलेक्शन के दौरान में, लोकसभा की जो सीट्स है उसके पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा हमारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर में 1/3 जो सीट्स हैं वो महिलाओं को प्रोवाइड की गई हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें लेबर फोर्स इंगेजमेंट जो रेशियो है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अर्लियर फेज के अंदर में 23.3% है जो यहाँ पे महिलाएं हुआ करती थी 2017-18 के समय में लेबर फोर्स के दौरान में। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो इंगेजमेंट है वो 37 के पास में पहुंचा है। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो रिपोर्ट है उसके थ्रू में ये सामने आया है। फीमेल्स का जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में इंक्रीज हुआ है 28% जो आपको इंगेजमेंट देखने के लिए मिलता है, जो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से एक वन ऑफ द हाईएस्ट आपको इंगेजमेंट है। आप देखिए कि स्पेशली जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के जो सेक्टर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर में 43% इंडिया की जो वुमेन्स है उनका इंगेजमेंट है, उनका एनरोलमेंट है इस सेक्टर के अंदर में इम्प्रूव हुआ। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में कितना देखने के लिए मिलेगा, 28% है। तो आप देखिए कि बेसिकली ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि यहाँ पे जो जेंडर इक्विटी है, जेंडर इक्वलिटी है वो इंडिया के द्वारा प्रमोट किया गया है और वन ऑफ द हाईएस्ट एनरोलमेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है स्टीम का सेक्टर के अंदर में इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके द्वारा वी लीड लॉन्च के रूप से एक इनिशिएटिव है जिसको भी स्टार्ट किया गया था उस डावोस समिट के दौरान में। आप देखिए कि इंडिया का जो रूरल सेक्टर है उसके अंदर भी वुमेन्स का जो इंगेजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 9 करोड़ के आसपास इंडियन वुमेन्स है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू में यहाँ पे वर्क किया करती हैं। टोटल 83 लाख के आसपास जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बेसिकली इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में डिस्कस किया गया है कि इंडिया के अंदर में कैसे यहाँ पे इंक्लूजिबिलिटी है, इसके अलावा इक्विटी है जिसको कि प्रमोट किया गया है, जो बेसिकली एक ग्लोबल जो अलायंस है जिसको बनाया गया है ग्लोबल अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड के पर्सपेक्टिव से, जो इक्विटी एंड इक्वलिटी के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बात की गई है। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का मैक्सिमम जो कंट्रीज है वहाँ पे इलेक्शंस है वो होने वाले हैं। वर्ल्ड के अंदर में जो ग्लोबल वोटर्स का एक्सरसाइज है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। काफ़ी सारे न्यू वोटर्स हैं उनके द्वारा जो वोटिंग है वो किया जाएगा। आपको यहाँ पे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए जिसके थ्रू हमारे यहाँ पे 28 ईयर बेसिकली अर्लियर फेज के अंदर में मिनिमम जो वोटिंग राइट है वो हुआ करता था, जिसको कि यहाँ पे डिक्रीज करते हुए 18 ईयर्स है वो कर दिया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक सफरेज मूवमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। 1912 के एरा के समय में जब वुमेन्स के द्वारा बेसिकली एक प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया था, उसका मेन मोटिव यही था कि वुमेन्स को बेसिकली यहाँ पे वोटिंग राइट है वो प्रोवाइड किया जा सके। इंडिया के रिगार्डिंग में आपको पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा जब 1947 के समय में इंडिया ने जो इंडिपेंडेंस है उसको अचीव किया। तो स्टूडेंट्स, इंडियन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फोर फादर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, उनके द्वारा आप देखिए कि कैसे सभी लोगों को जो यहाँ पे वोटिंग का जो राइट है वो दिया गया है। बस आपका एक मिनिमम एज है वो जो कंप्लीट होना चाहिए, जिसको लेटर फॉर्म के अंदर 18 ईयर्स कर दिया गया। चाहे आप वुमेन हो, चाहे आप किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हो, चाहे आपका कितना भी लिटरेसी हो, सभी लोगों को यहाँ पे जो वोटिंग का जो अधिकार है वो दिया गया है 1947 का उस इंडिपेंडेंस के साथ ही। आप देखिए कि यहाँ पे यूएसए के बारे में हम डिस्कस करते हैं और भी काफ़ी सारे कंट्रीज के अंदर हम डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि वहाँ पे वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है वो काफ़ी लेटर फॉर्म के अंदर में दिया गया है और इंडिया के द्वारा एज ए इंडिपेंडेंस के साथ ही सभी लोगों को जो वोटिंग का जो अधिकार है वो दिया गया था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फार्मर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि फार्मर्स और जो मिनिस्ट्रीज का जो टॉक है वो कम्प्लीटली यहाँ पे ब्रेक डाउन फेज के अंदर में पहुंच गया है, और फार्मर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट है, जो दिल्ली के लिए मार्च है वो किया जाएगा। दिल्ली चलो के बारे में भी हमने रीड किया था कुछ दिन पहले, जो बेसिकली कर्नाटक के अंदर में एक स्लोगन दिया गया था, कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा भी दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो किया गया था। तो आपको दिल्ली चलो स्लोगन के बारे में पता होना चाहिए। दिल्ली चलो का स्लोगन आपको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के समय भी इंडियन नेशनल आर्मी के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है। दिल्ली अब दूर नहीं, इस तरीके का आपको निजामुद्दीन औलिया का जो स्टेटमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि दिल्ली अब दूर नहीं है। डेस्टिनेशन मतलब अब दूर नहीं है, आप उसको अचीव कर सकते हो। सपोज कीजिए कि हम प्रीलिम्स के लिए भी इस वर्ड को, इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं कि प्रीलिम्स अब दूर नहीं है, मीन्स दिल्ली अब दूर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट शिवसेना के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा वहाँ के सेना के जो फैक्शंस हैं, दो फैक्शंस वहाँ पे डिवाइड हुए थे। उसमें एक फैक्शन को जो रियल शिवसेना का स्टेटस दे दिया गया था, जो आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्पीकर का आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन के पर्सपेक्टिव से है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस तरीके से जो बेसिकली फैक्शंस है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी रिसेंटली हमने एनसीपी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है महाराष्ट्र से ही रिलेटेड, उसके फैक्शंस के बारे में रीड किया है। आप देखिए कि इलेक्शन सिंबल रूल है 1968 का, उसके अंडर में बेसिकली इस तरीके का जो लोकेशन है वो किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उसको फाइल किया गया था, स्पीकर का वो जजमेंट है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। हमारी जो प्रेस का जो बॉडीज हैं उनके द्वारा कंडेम किया गया है। एक महाराष्ट्र के अंदर ही एक जर्नलिस्ट है जिनके ऊपर अटैक है वो देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि प्रेस का जो बॉडीज है उनके द्वारा इसको बेसिकली कंडेम किया गया। आपके लिए होमवर्क है, हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो किसके द्वारा निकाला जाता है और इंडिया का जो रैंकिंग है वो कितना है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के समय में आप देखिए कि मई के मंथ के अंदर 2024 का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन है वो फाइल किया गया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में, उसको बेसिकली यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि डिप्टी जो सीएम का जो पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है, वो ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। पेटिशन के अंदर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 है, उसको मेंशन किया गया कि आर्टिकल 14 एंड 15 का ये बेसिकली यहाँ पे ब्रीच है वो देखने के लिए मिला है डिप्टी सीएम का जो पोस्ट है उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा 2 CM 3 CM इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कलकत्ता के अंदर में जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके द्वारा एक कैफ़े है वो चलाया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली आपको एक पॉजिटिव थिंग है, एक होप के बारे में है कि कितना भी प्रॉब्लम्स हो आप यहाँ पे कोई ना कोई वर्क है वो कर सकते हो। कभी ना कभी आप यहाँ पे इस तरीके का जो अपॉर्चुनिटीज है, कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए काफ़ी डेडिकेटेड वे में वर्क कीजिए। आप देखिए कितनी सारी डिफिकल्टी के बाद में ये पर्सन्स कंटिन्यू यहाँ पे वर्किंग के सिस्टम में अंदर हैं। ये कैफे इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऐसा ही आपको एक आगरा के अंदर में जो बेसिकली वहाँ पे जो एसिड अटैक्स कर दिए जाते हैं, आप देखिए कि एसिड अटैक्स को भी, एसिड के जो विक्टिम्स हैं उनको भी डिसेबल का कैटेगरी के अंदर में शामिल किया गया था 2016 के समय में, जब गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसेबिलिटी का जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया था। तो आप देखिए कि आगरा के अंदर भी एक एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं उनके द्वारा एक कैफ़े है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कलकत्ता का जो कैफ़े है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो बेसिकली कुछ पॉजिटिव थिंग है, इस तरीके कुछ एग्जांपल्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कभी ना कभी। एनआरसी के पर्सपेक्टिव से आसाम के जो सीएम है उनका स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इनके द्वारा बेसिकली वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप का जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर में उनको भी कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से, मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग में इनके द्वारा मेंशन किया गया है। आप देखिए उत्तराखंड के द्वारा भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने के लिए मिलता है। सेम ऐसा आसाम के जो सीएम है उनके द्वारा भी अनाउंस किया गया। मालदीव के पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे जो पोस्टपोन है वो किया गया है वोटिंग के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि मालदीव को जो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर है, इंडिया और मालदीव के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में। इरिस यूनिटी के पर्सपेक्टिव से जो रेफरेंडम है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो टूल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो टूल्स है उसके अंदर में आपको जो एक रेफरेंडम है वो देखने के लिए मिलता है, प्लेबिसाइट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, रिकॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और रिकॉल के अलावा आप देखिए कि इनिशिएटिव नाम का एक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स है। रेफरेंडम के अंदर में यहाँ पे यस एंड नो के पर्सपेक्टिव से जो जजमेंट है वो किया जाएगा। अगर 15% जो पर्सन है उन्होंने यस किया है, मोर देन 15%, 50% सॉरी,
तो वहाँ पे उस रेफरेंडम को अलाउ कर लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, प्लेबिसाइड जो टेरिटोरियल मैटर्स के रिगार्डिंग में डिस्कस किया जाता है। रिकॉल बेसिकली किसी भी पॉलिटिकल लीडर को इलेक्ट किया गया, अब वहाँ के लोगों के द्वारा डिमांड किया गया है कि उसको यहाँ से रिमूव करना है पोस्ट के रिगार्डिंग में, तो उसे हम रिकॉल प्रोसेस के रूप से जानते हैं। और आप देखिए कि पर्सन्स के द्वारा ही यहाँ पे एक इनिशिएटिव किया गया है, कोई बिल है उसको प्रपोज किया गया है, तो क्या हम उसको हम इनिशिएटिव का जो प्रोसेस है उसके रूप से काउंट करेंगे। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे करप्शन के रिगार्डिंग में 2011 के समय एक मूवमेंट देखने के लिए मिला था। क्या वो प्रोसेस कंप्लीटली यहाँ पे इनिशिएटिव का पार्ट है कि इंडिया के अंदर में जो करप्शन के रिगार्डिंग में जो लोकपाल बिल है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आई, क्या वो कंप्लीटली यहाँ पे इनिशिएटिव प्रोसेस का पार्ट था। तो आप देखिए इंडिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वो बेसिकली यहाँ पे एक प्रेशर ग्रुप के रूप से काम करेगा। इंडिया के अंदर में कुछ प्रेशर ग्रुप जो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए प्रेशराइज करते हैं, तो लोकपाल एक्ट के रिगार्डिंग में एंटी करप्शन मूवमेंट का जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट था उसका आपको प्रेशराइज है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर में कौन सा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो टूल है किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप देखिए कि हम ग्राम सभा के बारे में रीड करते हैं। तो ग्राम सभा एकमात्र ऐसा एरिया है जहां पे बेसिकली जो सभी 18 ईयर के जो वोटर्स हैं वो उसके मेंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप देखिए कि ग्राम सभा के द्वारा जो डिसीजन है वो बेसिकली आपको एक इंडिविजुअल वे में या इनडायरेक्ट वे में एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो टूल है उसके रूप से देखने के लिए मिलता है इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से कुछ न्यूज़ हैं उनको मेंशन किया गया। पाकिस्तान के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया गया है। यूके का जो रवांडा के अंदर में जो माइग्रेंट्स हैं उनको वापस से सेंड किया गया था, जिसको कोर्ट के द्वारा बेसिकली रिजेक्ट कर दिया गया था। यूके का जो रवांडा प्लान है उसके रिगार्डिंग में है। तो स्टूडेंट्स आपको रवांडा का जो लोकेशन है उसके बारे में देखिए, आप देखिए कि यहाँ पे जो स्टारलिंक नाम का जो कंपनी है उसका इंटरनेट का यूज करने के पर्सपेक्टिव से है। रसिया यूक्रेन क्राइसिस के अंदर में एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। होती रिबेलियंस के बारे में फिर से न्यूज है, वो भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से न्यूज में नहीं है, काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे पेंटागोन नाम का जो इंस्टीट्यूशन है जो कि बेसिकली एक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है यूएसए के अंदर में, उसके जो चीफ हैं उनके रिगार्डिंग में न्यूज़ है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। राफा बॉर्डर के अंदर में इजराइल के द्वारा अटैक किया जाएगा, उसमें कुछ पैलेस्टीनियन पर्सन है उनका डेथ हुआ है, कुछ को रेस्क्यू किया गया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए और इंगेज कीजिए। यहाँ पे आंसर्स के अंदर में आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर्स है वो जरूर से दीजिए स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच।